अध्याय 6 आधी रात की दस्तक। खट खट। रात के उस सन्नाटे में अचानक आई उस आवाज को सुनकर पहले से डरी हुई वाणी का दिल और तेज धड़कने लगा। उसने घबराकर अपना कंबल कसकर पकड़ लिया। क क कौन है? किसी ने जवाब नहीं दिया। आदित्य रॉय? वो 10 मिनट से भी कम समय में यहां कैसे पहुंच सकता है? उसने सोचा। खट खट। फिर से खटखटाने की आवाज आई। वाणी ने गहरी सांस ली और दरवाजे के पास गई। पीप होल बहुत समय पहले टूट गया था, इसलिए वो बाहर का कुछ भी नहीं देख सकी। उसने थोड़ी ऊंची आवाज में कहा, क्या आप डिटेक्टिव रॉय हैं? बाहर से धीमी और भारी आवाज सुनाई दी। मैं ही हूं। ये सच में वही था। वाणी ने राहत की सांस ली और दरवाजा खोला। एक घुटन भरी गर्म हवा उसकी ओर आई, लेकिन दरवाजे के बाहर कोई भी नहीं था। उस पल वाणी की आंखें पूरी तरह फैल गईं। धुंधला सा कॉरिडोर जर्जर और नम था। एक कोने में कुछ पुराना फर्नीचर पड़ा था जिसे वहां के निवासियों ने छोड़ दिया था, जिससे सीलन भरी गंध आ रही थी। चूंकि वो फर्नीचर लंबे समय से वहीं पड़ा था, इसलिए वो किसी अजीब और डरावने एहसास को जन्म दे रहा था, जिससे वाणी के मन में और डर पैदा हो गया। बाहर कोई भी नहीं था। वाणी का दिल लगभग बाहर आने वाला था। वो दरवाजा बंद करने ही वाली थी कि उसने देखा कि छत की ओर जाने वाली अंधेरी सीढ़ियों से एक आदमी बाहर आ रहा है। उसने काली शर्ट और काली पैंट पहनी थी और उसकी टांगें लंबी थीं। उसका अंदाज सहज और आत्मविश्वासी था, जैसे वो पूरी तरह निश्चिंत हो। उसका भावहीन चेहरा रात के अंधेरे में छिपा हुआ था। जब उसकी गहरी आंखें रोशनी में आईं तो उनमें एक अजीब सी शांति थी जो आत्मा को सुकून दे रही थी। वो कोई और नहीं बल्कि आदित्य रॉय था। वाणी का डर हैरानी में बदल गया। डिटेक्टिव रॉय, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? क्या वो मुझे डराने की कोशिश कर रहा है? वाणी ने सोचा। वाणी दरवाजे के बाहर आई। रोशनी आदित्य की शांत और उदासीन आंखों पर पड़ रही थी। साफ था कि वो उन लोगों में से नहीं थे जिनके पास बिल्ली चूहे का खेल खेलने का धैर्य होता है। क्या तुमने सामान पैक कर लिया? कौन सा सामान? वाणी को समझने में 3 सेकंड लगे कि वो क्या कह रहा है। आप मुझे आज रात अपने घर रहने दे रहे हैं? तुमने पुलिस सुरक्षा की मांग की थी। ठीक है, वैसे भी एक ही बात है, वाणी ने सोचा। उसने उसकी शांत और स्थिर शक्ल की ओर देखा। उसने ये नहीं पूछा कि वो छत की सीढ़ियों पर क्यों खड़ा था। वो अंदर गई, अपना लैपटॉप और पायजामा उठाया और उन्हें अपने लैपटॉप बैग में ठूंस लिया। फिर वो खरगोश की तरह तेजी से बाहर दौड़ आई, जैसे घर में भूत उसका पीछा कर रहे हों। चलते हैं, मेरे पास ज्यादा लेने के लिए कुछ नहीं है, बस मेरा लैपटॉप। आदित्य रॉय दरवाजे पर खड़ा होकर घर के अंदर देखने लगा। वाणी ने उसकी नज़र का पीछा किया और थोड़ा शर्मिंदा हो गई। मशहूर लेखक आमतौर पर साफ सुथरे, व्यवस्थित और संस्कृत होते हैं, लेकिन वाणी का घर बिल्कुल उल्टा था। खासकर आज के खराब दिन के बाद तो हर जगह सामान बिखरा था और अब उसे ठीक करने के लिए बहुत देर हो चुकी थी। एक नज़र में तो ऐसा लग रहा था जैसे यहाँ कोई मारपीट हुई हो और जगह किसी अपराध स्थल की तरह दिख रही थी। हल्की खांसी के साथ उसने जल्दी से दरवाज़ा बंद कर दिया। जैसे ही दरवाजे की रोशनी गायब हुई, कॉरिडोर और भी अंधेरा हो गया। वाणी ने एक कदम आगे बढ़ाया ही था कि उसे ऐसा लगा कि उसने किसी चीज पर पैर रख दिया है। आह! वो डर से चिल्लाई और तुरंत किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। आदित्य रॉय उसकी घबराई हुई चीख पर हल्का सा हंसा। अगर तुम्हारा ज़मीर साफ है तो तुम इतनी डर क्यों रही हो? जब वाणी शांत हुई तब उसे एहसास हुआ कि उसने आदित्य रॉय के पैर पर पैर रख दिया है। सुबह उसने उसके हाथ पर हमला किया था और रात में उसके पैर पर पैर रख दिया। वो बेबस होकर बोली, सॉरी, दरअसल मैं इतनी भी नहीं डरती। अगर तुम नहीं डरती तो तुम्हें सुरक्षा की जरूरत क्यों है? इस डिटेक्टिव से बात करना इतना मुश्किल क्यों है? वाणी ने सोचा। फिक्शन लेखक संवेदनशील और भावुक होते हैं, जबकि डिटेक्टिव पूरी तरह तार्किक सोच वाले होते हैं। उनके लिए गणित का सवाल 1+1 हमेशा 2 ही होता है। हर चीज स्पष्ट होनी चाहिए। इसलिए वाणी इस मामले में वो कोई ठोस जवाब नहीं दे पा रही थी, क्योंकि भावनाएं और संवेदनाएं ऐसे तथ्य नहीं हैं जिन्हें साबित किया जा सके। उसने आह भरते हुए कहा, अब मुझे समझ आया कि मिस्ट्री उपन्यास लिखने वाले लेखक और डिटेक्टिव भले ही एक जैसे लगते हों, लेकिन वे 2 समानांतर रेखाओं की तरह होते हैं जो कभी नहीं मिल सकते। आदित्य रॉय ने ठंडे स्वर में कहा, एक अच्छा डिटेक्टिव मिस्ट्री उपन्यास लिख सकता है, लेकिन एक उत्कृष्ट मिस्ट्री लेखक केस हल नहीं कर सकता। वाणी कुछ बोल नहीं पाई, क्योंकि ये बात सच थी। फिर अचानक आदित्य रॉय ने अपने मोबाइल की टॉर्च जलाकर सीढ़ियों की ओर रोशनी डाली। इस जगह खड़े हो जाओ, यहां से तुम अपने लिविंग रूम को देख सकती हो। वाणी हैरान हो गई। उसका किराए का अपार्टमेंट पुराने ढंग से बना था, जहां लोहे के दरवाजे के ऊपर शीशे का एक हिस्सा लगा हुआ था। समय के साथ वो शीशा थोड़ा टूट चुका था। अब आदित्य रॉय की बात सुनकर वो घबरा गई।
क्या आप कह रहे हैं कि कोई वहां खड़ा होकर मुझे देख सकता था? आदित्य मुड़ा और बोला, क्या तुमने नहीं कहा था कि कोई तुम्हें मारना चाहता है? वाणी कुछ नहीं बोल पाई। आदित्य रॉय सीढ़ियां उतर गया। तुम बहुत सुरक्षित हो। वाणी, हाँ? इसका क्या मतलब है? उसने सोचा। क्या वो कहना चाहता है कि उसके घर में चोरों के लिए कुछ भी कीमती नहीं है? या फिर वो इतनी सुंदर भी नहीं है कि बदमाश उसे याद रखें? जल्द ही वाणी को समझ आ गया कि आदित्य रॉय इतनी जल्दी क्या पहुंच गया था। वो वास्तव में उससे बस एक सड़क दूर ही रहता था। और वो कोई साधारण सड़क नहीं थी। वो सड़क गरीबों और अमीरों के बीच की सीमा थी। वाणी की गली से निकलकर बस स्टॉप पार करने के बाद वो सीधे लखनऊ के उस इलाके में पहुंचे जहां केवल अमीर लोग ही रह सकते थे। जब वाणी उस शानदार इलाके में पहुंची तब उसे एहसास हुआ कि वो सच में बहुत हिम्मती है। उसने सच में आदित्य रॉय को फोन करके उसके घर रात बिताने के लिए कह दिया था। उसका घर एक बड़ा सा विला था। वहां एक छोटा सा आंगन, सुंदर फूलों की क्यारी और चारों ओर हरियाली थी। वाणी थोड़ी झिझकते हुए बोली, तो ये आपका घर है? वो बस बात शुरू करने की कोशिश कर रही थी। जाहिर है उसे कोई जवाब नहीं मिला। तभी एक मध्यम वर्गीय महिला दरवाजे पर आई। वाणी ने तुरंत कहा, नमस्ते आंटी, माफ कीजिए आपको परेशान किया। महिला मुस्कुराई। मैं छोटे मालिक मिस्टर रॉय की हाउसकीपर हूं। आप मुझे आशा बुला सकती हैं। वाणी को अपनी गलती का एहसास हुआ। मैं कितनी बेवकूफ़ हूं, वाणी ने सोचा। उसने माफ़ी भरी नज़रों से आदित्य रॉय की ओर देखा, लेकिन आदित्य बिना कोई परवाह के आगे बढ़ गया। आदित्य रॉय ने कहा, आशा जी, इसे कुछ खाने को बना दीजिए, ये आज रात यहीं रुकेगी। जी बाबा, आशा ने कहा। आशा खुशी से मुस्कुराई। वो वाणी को घर के अंदर ले गई और उसे ध्यान से ऊपर से नीचे तक देखती रही। उसकी वो गहरी नज़र जैसे बहुत कुछ कह रही थी। यहाँ तक कि वाणी, जो कि इन मामलों में थोड़ी नासमझ थी, उसे भी महसूस हो गया कि शायद आशा ने कुछ गलत समझ लिया है। तभी उसे एहसास हुआ कि शायद वो उन पर थोड़ी ज्यादा ही अचानक बोझ बनकर आ गई है। वो दरवाजे पर ही थोड़ी असहज होकर खड़ी रही और झिझकते हुए चमकते साफ फर्श को देखने लगी। आदित्य रॉय बिना उसकी ओर ध्यान दिए सीधे अंदर चला गया। वाणी को और भी ज्यादा शर्मिंदगी महसूस हुई। असल में वो ऐसा इंसान नहीं था जिससे लोग नफरत करें। वो ना तो बहुत ज्यादा उत्साही था और ना ही बहुत उदासीन। वो बस इतना सहज था कि सामने वाले को लगे कि वो आराम से आगे बढ़ सकता है। एक पल के लिए वाणी के मन में वहां से भाग जाने का ख्याल आया, लेकिन जैसे ही उसके मन में ये विचार आया, आशा ने उसके सामने एक जोड़ी चप्पल रख दी। अब चाहे उसे कितनी भी शर्म क्यों ना आ रही हो, वो यूं ही वापस नहीं जा सकती थी। मिस, मैं आपको किस नाम से पुकारूं? आशा बहुत समझदार महिला थी। वो कोई साधारण नौकरानी नहीं थी, बल्कि काफी अनुभवी लग रही थी। उसका पहनावा सलीकेदार और गरिमामय था, इसलिए वाणी को अनजाने में लगा था कि शायद वो आदित्य रॉय की मां होंगी। मेरा नाम वाणी चौहान है, आप मुझे मेरे नाम से ही बुला सकती हैं। मिस वाणी, कृपया कुछ देर के लिए सोफे पर बैठ जाइए। आशा ने शिष्टता से उसके लिए एक कप में कोई अज्ञात पेय डालकर सामने रख दिया। वो गर्म और सुंदर रंग का पेय सजावटी कप में हल्के हल्के लहरा रहा था, जैसे उसमें कोई खास आकर्षण हो जो वाणी का ध्यान खींच रहा था, लेकिन फिर भी वो उसे पीने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। उसने गवाह शब्द का इस्तेमाल करके डिटेक्टिव रॉय को मनाया था ताकि वो उसे अपने घर में रहने दे। उसके किराए के अपार्टमेंट में जो डरावने भ्रम हो रहे थे वो अब पूरी तरह गायब हो चुके थे, लेकिन अब वो खुद को बेहद असहज और बेचैन महसूस कर रही थी। आशा के वाणी के लिए खाना तैयार करने से पहले ही आदित्य रॉय घर से जा चुका था। वो उस रात वापस घर नहीं लौटा। सुबह जब वाणी उठी तो वो एक अनजान कमरे में थी। जब उसने पिछली रात की शर्मनाक घटनाओं के बारे में सोचा तो उसे लगा जैसे वो किसी मानसिक रोग से ग्रस्त हो। ये पागल औरत कौन है? उसने मन में खुद के लिए सोचा। पर्दों से छन कर आती हुई सूरज की किरणें उसे थोड़ा सुकून दे रही थीं। फिर वो बिस्तर से उठी और अपने बाल ठीक किए। रात का डर और भय तो खत्म हो चुका था, लेकिन अजीब सी झिझक और शर्मिंदगी अभी भी बनी हुई थी, खासतौर पर तब जब वो नीचे आई और उसने देखा कि आशा ने नाश्ता तैयार कर रखा था और उसका इंतजार कर रही थी, तो वो और भी शर्मिंदा हो गई। आशा जी, मैं नाश्ता नहीं करूंगी, मैं अब चलती हूं। आपकी मेहमान नवाजी के लिए धन्यवाद। अरे, तुम अभी जा रही हो? आशा ने वाणी के हाथ में पकड़े लैपटॉप बैग की ओर देखते हुए कहा। छोटे मालिक रॉय ने मुझे कहा है कि जब तक वो वापस नहीं आते आप घर पर ही रहें। वाणी, वो कोई कैदी तो नहीं है, फिर उसकी व्यक्तिगत आज़ादी पर रोक क्यों लगाई जा रही है? आशा की मेहरबानी की कद्र करते हुए वाणी ने अनिच्छा से नाश्ता किया। उसके बाद उसने लगभग 5 मिनट तक सोच समझकर अपने शब्दों को तौला और फिर आदित्य रॉय का नंबर डायल किया। हेलो, डिटेक्टिव रॉय, कल रात मेरी मदद करने के लिए धन्यवाद। मुझे नहीं लगता कि मुझे आपको और परेशान करना चाहिए। अगर पुलिस को किसी भी चीज़ के लिए मेरी ज़रूरत होगी तो मैं ज़रूर आ जाऊंगी।
अपनी झिझक कम करने के लिए उसने कोशिश की कि उसकी आवाज़ सहज और शांत लगे, लेकिन आदित्य रॉय की आवाज़ काफ़ी तनाव भरी थी। ध्यान से सुनो। अचानक माहौल तनावपूर्ण हो गया। उसने बर्फ जैसी ठंडी आवाज़ में आदेश दिया, मेरे घर में ही रहो, तुम्हें कहीं जाने की इजाज़त नहीं है। हैं? वाणी ने असहज मुस्कान के साथ कहा, क्यों? क्या आप गरीबों की मदद कर रहे हैं? पहली बात, तुम्हारी रीडर लैला, वो मर चुकी है। तो फिर वो औरत कौन थी जिसे उसने गली में देखा था? दूसरी बात, तुम्हारे दरवाजे के कांच वाले हिस्से में एक छोटा जासूसी कैमरा मिला है। तुम सुरक्षित नहीं हो। वाणी स्तब्ध रह गई। एक पल के लिए उसका दिमाग बिल्कुल खाली हो गया। लेकिन डिटेक्टिव रॉय के घर में रहने की असुविधा के बारे में सोचकर उसने अपनी आज़ादी के लिए बोलने की हिम्मत जुटाई। आज मेरा एक ज़रूरी काम है। क्या काम है? पुलिस वाले सच में हर बात पूछते हैं। वाणी ने होंठ भींचे। ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, मैं आपको नहीं बता सकती, आदित्य रॉय ने कहा। अगर एक लड़के से मिलने जाना महत्वपूर्ण माना जाए तो व्यक्तिगत सुरक्षा का क्या? वाणी के होंठ हल्के से कांप गए। आपको ये कैसे पता? उसके सवाल का लहजा थोड़ी तीखी प्रतिक्रिया जैसा था। उसे ऐसा लगा मानो पूरी दुनिया ने उसे अकेला छोड़ दिया हो और सब घूर रहे हों। अरेंज मैरिज के लिए लड़के से मिलने जाना वैसे भी उसके लिए एम्बैरेसिंग था, और ऊपर से इस डिटेक्टिव को इसके बारे में पता चल गया और उसने उसका मजाक भी बना दिया। इससे उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंची। लेकिन आदित्य रॉय के पेशेवर और सख्त लहजे के सामने उसकी भावनाएं धीरे धीरे शांत हो गईं। हम कानूनी तरीके से आपकी जांच कर सकते हैं। यानी अब वो उसके सामने पूरी तरह पारदर्शी हो चुकी थी। वाणी ने अपना मोबाइल फोन कसकर पकड़ लिया। भारी मन से उसने पूछा, डिटेक्टिव रॉय, आखिर कौन है जो मुझे नुकसान पहुंचाना चाहता है?